अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में आने वाले बजट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, क्या ये मुलाकात होगी? सोहेल आफरीदी साहब भी अडयाला जा रहे हैं, उस हवाले से भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, उसके ऊपर भी अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अब ईरान ने यह कहा है कि जब तक इसराइल की जानिब से लबनान के ऊपर हमले बंद नहीं होंगे, वहां से इसराइली इनखला नहीं होगा, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। यह चीज बिल्कुल वाज़ेह थी जब सीज फायर हुआ कि लबनान भी उसका हिस्सा है। लेकिन सीज फायर के बाद से अब तक लबनान के अंदर तकरीबन 400 शहरियों को हलाक किया गया है। इसराइल की जानिब से एक बड़े हिस्से के ऊपर इसराइली फौज भी मौजूद है, मसलसल वहां पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। तो क्या यह जो मुआहिदा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इस वजह से यानी इसराइली कार्रवाइयों की वजह से खटाई में पड़ जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू के लिए वाशिंगटन से सीनियर सहाफी इरम अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरम, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा कि इस वक्त वाशिंगटन में क्या सेंस है? ये जो कहा जाता है कि जी अगले 24 घंटे में मुआहिदा हो जाएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैं सिचुएशन रूम की तरफ जा रहा हूं, चीजें हतमी हो गई हैं, तो क्या अमेरिका के अंदर भी ये सेंस अभी है कि चीजें बिल्कुल हतमी हो चुकी हैं, किसी टाइम भी मुआहिदा हो सकता है, या अभी भी कुछ मामलात के अंदर लगता है ऐसे है कि रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझने के लिए है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अपनी आवाम है जिसको वो इस जंग पे अपना नैरेटिव बेच रहे हैं, और दूसरा एक्चुअली में जो डील के लिए डील का एमओयू है वो है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह भी कहा कि ईरान जो है वो डेस्परेटली चाहता है कि डील हो जाए। उससे पहले उन्होंने वीकेंड पे इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने कहा कि बस डील होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो इस इंतजामिया के अंदर से जो बयानात आ रहे हैं, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया पर अपनी बयानात का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक कंफ्यूजन नजर आती है। क्योंकि बात यह है कि जब आप जिस एमओयू की बात कर रहे हैं उसमें 60 डेज का सीज फायर है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कैसे खुलेगा उसकी बात हो रही है, लेकिन उसमें ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बारे में बात नहीं है। और जब रूबियो से, जब वो इंडिया के दौरे पे थे, पूछा गया कि क्या, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वोटर्स को ये कहा हुआ है कि वो जब तक ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे, जब तक वो ये नहीं मान लेता कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में मुआहिदा नहीं करेगा, तब तक वो कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। हालांकि ईरान ने अपने तौर हमेशा ये स्टांस रखा है कि वो ये नहीं करना चाहता, और दे वांट टू बेसिकली कोऑपरेट। लेकिन बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पे रिपब्लिकन्स के अंदर से भी एक प्रेशर है कि आप जो डील करेंगे ईरान के साथ, उसमें आपने तो कहा था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कर्ब करना ईरान का एक अहम पॉइंट है, लेकिन जो मीडिया, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है उन डिटेल्स में तो ये बात भी नहीं है। और रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं, जो कि हॉकिश जिनका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स इजराइल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए आपको जो भी डील करनी है उसमें इजराइल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। साथ ही साथ मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेशर भी फील कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ये वॉर अनपॉपुलर है, इवन जो ट्रंप के अपने वोटर्स हैं। सो देयर इज the angle of domestic politics, and then there's also this Lebanon, जो कि ईरान ने बहुत क्लियर कहा हुआ है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी एमओयू साइन नहीं होगा। और लेबनान में हमने ये देखा है कि इसराइल जो है वो मजीद सदर्न लेबनान के अंदर जो है, उन्होंने एक कासल जो कि एक हिस्टोरिक कासल है, उसको भी वहां पर भी अपना झंडा लगा दिया है, जो कि डेकेड्स में नहीं हुआ था। तो इजराइल को कैसे आप रोकेंगे कि आप वो लेबनान के अंदर अपनी कार्रवाइयों को बंद करें? और लेबनान से ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने नेतन्याहू को कहा है कि आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप वो सिर्फ सेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर इजराइल के अंदर इलेक्शन भी होने वाले हैं। सो नेतन्याहू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों जंगें चलती रहें। अच्छा चिश्ती साहब, जिस तरह आपने सुना कि इरम भी कह रही हैं कि नेतन्याहू की अपनी सियासी उसकी चीजें हैं,
ट्रंप साहब की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन इस खदशे का बार बार इजहार किया जाता था, बल्कि आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि इसराइल एक बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है इस सारे मुआहदे में। और अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि ईरान ये कह रहा है कि जब तक लबनान से इनखला नहीं होगा, इसराइल वहां पे कार्रवाइयां खत्म नहीं करेगा, तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ट्रंप की भी ख्वाहिश है कि मामलात को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल का रवैया वो हमारे सामने है। तो क्या इसराइल जो है वो जो कुछ हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनको वो डोमिनेट कर रहा है, या अमेरिका की तरफ से इसराइल को टाइम दिया जा रहा है कि तुमने जितने ठिकाने हिजबुल्लाह के या उनकी जो भी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दो ताकि उसके बाद हम हतमी कोई मुआहदा करें? तो आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया कालिब साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये मेरा ख्याल है जो हमने जंग देखी तकरीबन 40 दिन तक, वहां पर तो कोशिश थी अमेरिका की, खास तौर पे बैक बाय इजराइल के, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया जाए थ्रू अ मिलिट्री मीन्स ऑब्वियसली, जिसका मतलब यही था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, चेंज ऑफ रजीम है, जिस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं, वो हासिल किया जा सके। लेकिन क्योंकि मिलिट्री की वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाबी नहीं हो सकी जिसको चाहते थे, तो अब ये डिल्यूजन की गेम चल रही है, ऑप्टिक्स और नैरेटिव या परसेप्शन की गेम चल रही है कि ये साबित किया जा सके कि जंग हमने जीती है। और दोनों साइडें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं और दोनों साइडें अपनी अपनी साइड पे जस्टिफाइड भी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इसलिए समझते हैं कि वो सुपर पावर है, उनकी सबसे बड़ी नेवी है, एयरफोर्स है, जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो अभी भी मिलिट्री माइट है, बैक बाय इजराइल है, तो वो समझते हैं कि मेरा तो हक बनता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अनअपोज्ड किस्म की सुपर पावर हूं, इसमें कोई शक नहीं। ईरान को न्यू फाउंड लिवरेज मिला है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसने इफेक्टिवली बंद किया है, रीजनलाइज कर दिया जंग को, इजराइल को टारगेट किया इतने इफेक्टिवली, तो वो समझता है कि न्यू फाउंड लिवरेज तो मेरे पास है, और खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। इसीलिए वो चाहता है कि जो न्यू फाउंड लिवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, उससे पहले बात की जाए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की बाद में बात की जाए। और एक और भी वजह है जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की वो बाद में बात करना चाहता है कि 2015 में जो JCPOA हुआ था, उसमें ईरान ने 8 टन अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल दिया था रूस को थ्रू कैस्पियन सी। अगर वो दिया था 8 टन, उसने क्या अमन दिया ईरान को या एक पीस एंड सिक्योरिटी दी? नहीं दी। 8 टन के मुकाबले में 440 किलोग्राम शायद 17-18 गुना कम बनता है। तो ये हुकूमत ईरान को भी पता है इस वक्त कि उनके पास आखिरी लिवरेज है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अमेरिकन की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि वो चाहते हैं कि मैं ऐसी परसेप्शन ना क्रिएट करूं कि जंग में हारा हूं। और जाहिर है जान इस्लामी और वो जो इरम साहिबा भी कह रही थी, उनका बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, वो नहीं ये परसेप्शन देना चाहते कि जंग में हारा हूं। और इसी वजह से आपने देखा पहले एग्रीमेंट हुआ जब की बातें होती थी, जब वो इस्लामाबाद में थे, यहाँ पे अकॉर्ड की एग्रीमेंट की बातें होती थी, फिर उसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट पर चली गई, फिर एक चली गई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चली गई। वो इसलिए नाम बदल रहे हैं कि इसको एग्रीमेंट का नाम दिया जाए, क्योंकि एग्रीमेंट एक बाइंडिंग होती है, एक मॉरल भी होती है, एथिकल भी होती है, थोड़ा बहुत लीगल भी होती होगी। लेकिन जब आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है, किसी को भी आप ब्लेम कर सकते हैं और निकल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रजीम चेंज को कहते हैं कि मैंने तो करवा दी हुई है। तो जज ज्यूरी जब एग्जीक्यूशन खुद ही हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं प्रेशर देना चाहते। और आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखिए, वो चाहते हैं कि ये इशू ताजा जरूर रहे लेकिन फेड आउट भी हो जाए। इसीलिए आपने देखा वो 60 दिन की सीज फायर की बात कर रहे हैं, 2.5-3 महीने से सीज फायर चल रहा है, वो काफी नहीं है, वो ऑलमोस्ट इतना अरसा हो गया, लेकिन 60 दिन वो फॉर्मली एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि लोगों की मेमोरी, मीडिया की जो विजिलेंस है, जितनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, वो थोड़ा पुल ऑफ करे ताकि इस बिटवीन इसी तरह की सिचुएशन को वो न्यू नॉर्मल कहना शुरू कर दें। ठीक। अच्छा इरम, आप वॉशिंगटन में जब लोगों से बात करती हैं, ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे फैसला साज भी हैं, वहां पे सेंस क्या है? क्या कोई हतमी एग्रीमेंट होगा जिससे ईरान के ऊपर से भी पाबंदियां हटेंगी, या कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, चीजें इसी तरह लिंगर ऑन होती रहेंगी? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अमेरिकन मीडिया के अंदर ये कितनी बड़ी स्टोरी है, इसलिए कि अगर ये स्टोरी रोज कवर हो रही है और इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो फिर तो ये लोगों की मेमोरी के अंदर रोज चीज सामने आएगी और फिर इलेक्शंस में ट्रंप को नुकसान भी होगा। तो इस पे क्या सूरत हाल है वहां? देखें, एक तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने की वजह से, तो जो अमेरिकी वोटर है वो इस जंग को अपने घर में, अपने डेली लाइफ में महसूस कर रहा है। आपकी गैसोलीन की प्राइस बढ़ गई है, आपकी ग्रोसरी की प्राइस बढ़ गई है, और ये वो चीजें हैं जो अमेरिकन वोटर्स अगर इतना फॉरेन पॉलिसी में एक्टिव वियतनाम वॉर के बाद नहीं भी रहा, तो ये वो चीजें हैं जो उनको जब डेली बेसिस पे इफेक्ट करती हैं। तो
उनकी एक से है, विच इज वाई दिस वॉर इज नॉट पॉपुलर इन अमेरिका इवन विद इन द रिपब्लिकन वोटर्स, जो कि ट्रम्प के वोटर्स हैं। ट्रम्प की एक अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन क्योंकि जब बात आपके डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग की आती है तो वहां पर लोग जो हैं दे आर अपसेट, दे आर एंग्री, दिस वॉर इज नॉट पॉपुलर। और दूसरी बात यह है कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ईरान के साथ डील की थी, ईरान ने आपको 3 साल तक एक्सेस दी थी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इवेलुएट करने की। अब आप ऐसे डील पे जा रहे हैं, डील भी नहीं है, एमओयू है, एग्रीमेंट है, डील के लिए डील है, जो भी है उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आपका लेवरेज इस वक्त अमेरिका का बज़ाहिर कम नजर आता है और ईरान का ज्यादा नजर आता है, बिकॉज दे हैव मोर पावर नाउ देन अमेरिका could actually think that they have at this point. ठीक है। अच्छा चिश्ती साहब, आपको लगता है सर कि दोबारा एक जिसे कह सकते हैं कि ऑल आउट किस्म की वॉर शुरू हो सकती है? कल भी हमने देखा इस तरह की खबरें आती रही कि कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डे को हिट किया गया, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की जानिब से हमारे कुछ टारगेट्स को हिट किया गया, और ये खदशा बार बार इसका इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता दोबारा जंग शुरू हो सकती है। आपको वो पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑप्टिकली या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या लॉबी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए तो वन टाइम इस तरह का एक टेम्पो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो मैं भी नहीं लिख सकता कोई ऑब्जेक्टिव कि उसके होंगे क्या। अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और भी जंग हो जाती है तो आप इसी तरह बैठे होंगे और यही डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑलमोस्ट नेट गेन टेक होम दोनों मुल्कों के लिए और दुनिया के लिए शायद और खतरनाक हो, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री या ईरान हासिल कर सकेगा या अमेरिका हासिल कर। अगर यहीं बैठना मिलिटरीली वायबल तब होता है कि आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करें, नेगोशिएशन टेबल पर सरेंडर कराएं या इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कराएं दूसरी साइड को कि वो आपकी बातें मानने को मजबूर हो जाए। वैसा तो लगता नहीं है। अगर वो नहीं होना तो फिर दुनिया को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है पिछले 4 महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है अमेरिका से लेके, ये अमेरिका के सदर को खुद भी नहीं अंदाजा होगा कि अमेरिका के लोग तक ये हीट पहुंच जाएगी। ये नेपाल में पहुंची है, ये बांग्लादेश में पहुंची है, ये इंडोनेशिया तक। कौन सा दुनिया का मुल्क या 8 अरब की आबादी में शख्स बचा है जो इफेक्ट नहीं हुआ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो मेरा ख्याल है दोबारा एस्केलेट करने लगा मिलिटरीली चॉइस नहीं है, लॉजिकल चॉइस नहीं है, ऑप्टिकल चॉइस है। लेकिन ऑप्टिकल चॉइस में वो दोबारा फंस जाएंगे क्योंकि पहले ही ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी और ग्रोसरी और एवरीथिंग ऑल ओवर दुनिया बढ़ी हुई है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो डिफेंड कर पाएंगे। सिर्फ इजरायली लॉबी को, नेतन्याहू को खुश करने के लिए टेम्पररी हो सकता है, बट इट डजंट मेक सेंस। मैं आखिरी बात एक और, मैं आज ही एक स्टीवन वॉल्ट्स एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मशवरा तो अच्छा दिया है। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कट द लॉस एंड मेक द डील। मेरे नजर भी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ऑप्शन या बुरी डील की है या बहुत बुरी डील की है। अच्छी डील वाली ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल रह गई है। ठीक है। अच्छा इरम, जरा आखिर में मुझे ब्रीफली बताइएगा, ये जो सारी वॉर हुई और जो सारे मामलात चल रहे हैं, इसने क्या ऑलरेडी सियासी तौर पे ट्रंप को नुकसान पहुंचा दिया है या अभी भी चीजों को सैल्वेज कर सकते हैं ट्रंप? देखिए, कांग्रेस में एटलीस्ट 5 से ज्यादा दफा कोशिशें की गई कि उनकी जो ईरान वॉर पावर्स हैं उनको कर्ब किया जाए और कांग्रेस की अप्रूवल ली जाए, क्योंकि ट्रंप इस वक्त खुद ही सारे फैसले कर रहे हैं और कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, डेमोक्रेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी जंग हमारे फैसले और हमारी सलाह मशवरे के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ जिन रिपब्लिकन्स को उन्होंने प्राइमरीज यहां पर हो रहे हैं, जो कि रिपब्लिकन्स ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं और जिनको ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जीत रहे हैं प्राइमरीज में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ट्रंप की एक्चुअल पावर जो कि नवंबर में टेस्ट होगी जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, जब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वहां पर डेमोक्रेट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एटलीस्ट हाउस का कंट्रोल वापस ले ले। तो सियासी तौर पर ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो हिस्टोरिकली लो है और फॉर हिम इट मैटर्स अ लॉट। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से खत्म हो, लेकिन उनकी पॉस्चरिंग ये है कि वो जंग जीतेंगे।
ठीक है इरम साहिबा, एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। सोहेल अफरीदी साहब ने एक दफा फिर कहा है कि कल वो दोबारा अपनी काबीना के साथ, अपने अरकान के साथ अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इख्तलाफात की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस वक्त जो पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पे तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। अब तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी भी बना दी है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर जनाब मीना खान अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो इस कमेटी का हिस्सा भी हैं, मेंबर भी हैं। मीना खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि कल सोहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं फिर अडयाला जेल के बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। बिल्कुल, सोहेल अफरीदी साहब आपको पता है कि इससे पहले भी जा चुके हैं 2 मंगल, दरमियान में एक मंगल जो है वो स्किप हुआ क्योंकि छुट्टियां थी। और उससे पहले जो है आपको पता है कि पहले मंगल जब हम गए, मंगल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन है कि फैमिली मिल सकती है खान साहब की, बुशरा बीबी की। अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें जो हैं वो अपने फैसले को इन्फोर्स नहीं करा सकती। तो हम खान साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए और खानदान से, फैमिली से इजहार एकजहती के लिए ये तीसरी दफा है कि सीएम साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं। पहली दफा भी जो है हमें रोका गया वहां पे बारकेफ, हम तो वो जो पंप है वहां पर पहुंचे। दूसरी दफा आपको पता है कि 26 नंबर के ऊपर जो है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बाशमूल चीफ मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट, MPs, MNAs को वहां पे रोका गया। उसके बाद जो है उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी की, आंसू गैस फेंक। लेकिन ये जो है इन ओछे हथकंडों से हम डरने वाले नहीं है। कल इंशाअल्लाह तआला हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सीएम साहब की क़यादत में अडयाला जेल जाएंगे और पुरअमन तरीके से जो है इजहार एकजहती करेंगे अपने कायद के साथ। अच्छा, इस वक्त आपकी जो जमात है उसके अंदर भी इख्तलाफात की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और सोहेल अफरीदी साहब के जो इंटरनल आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे ऐसी कम्युनिकेशन भी हुई जिससे वाज़े तौर पे नजर आता है कि जमात के अंदर इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। तो क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इस वक्त तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन चुका है? असेंबली के अरकान उसमें शामिल हैं? देखिए अदर भाई, सियासी जमातों के अंदर, सियासत के अंदर इख्तिलाफ राय होता है और मतलब ये है कि बात भी होती है, बात के साथ इख्तिलाफ भी किया जा सकता है, तर्ज़े अमल के साथ भी इख्तिलाफ किया जा सकता है। और ये पार्टी के अंदर जो है, ये आज से नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इससे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, हुकूमत को कोई खतरा होगा, तहरीक इंसाफ को कोई खतरा होगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान का जो भी इंतखाब होगा वो तहरीक इंसाफ का इंतखाब होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की कोई पार्टी नहीं है कि कोई उसके अंदर हर बंदे का जो है वो एक दड़ा होगा, एक रोल होगा और वो जिस तरफ मैनिपुलेट करना चाहे वो उसको मैनिपुलेट करेगा। बिल्कुल भी नहीं। हम सब जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है, वो MNAs हैं, MPAs है, कोई चीफ मिनिस्टर है, वजीर है, सेनेटर है, हम सब जो है इमरान खान के नजरिए का वोट ले चुके हैं और इस हाउस में मेंबर बने हैं। अब कोई भी जो है इसके अंदर ना किसी को ज़ेब देता है और ना कोई इसके अंदर शामिल है कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। उस दिन हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी, आल्दो उसका मकसद ये नहीं था कि हम कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, वो तो था मंगल के लिए और बजट के हवाले से था। लेकिन फिर भी उसमें 74-75 जो हमारे मेंबरान थे, आउट ऑफ 92 वो थे। 5 हमारे मुल्क से बाहर हैं, 3 जो है वो हमारे है गिलगित बल्तिस्तान में, 2 की कोई शादी वगैरह। तो ये जो है हमारे रूटीन में लोग इतने आते हैं जितने भी हम पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हैं। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा। हाँ, अगर कोई इस तरह सोचना भी है तो इससे पहले जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपनी सियासी कदर को खोद चुके हैं वो जो है अपनी सियासत कबर पर खो दे।
अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, लेकिन इख्तलाफात तो है ना मीना खान अफरीदी साहब। एक कमेटी बनाई गई है, आप खुद उसके मेंबर हैं, जो लोगों से राब्ता भी करेगी। अगर किसी के तहफुजात हैं उनको दूर किया जाएगा। राब्ते एज ए राब्ता वो बीच में किरदार अदा करेंगे हुकूमत और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। तो ये कमेटी तो बनी है ना एक ऐसी? बिल्कुल कमेटी बनी है असद कैसर साहब की सरबराही में, जिसमें बाकी भी हमारे कायदीन है, मैं भी उसका मेंबर हूं। और देखिए, जब भी आप हुकूमत के अंदर होते हैं, पावर के अंदर होते हैं, तो आपकी जो तंजीमें होती हैं उनकी भी गिले शिकवे होते हैं, फंड्स होती है, बाकी चीजें होती है, उनको नजर आता है कि इस तरह होना चाहिए, उनकी भी होती है। एमपीएस पार्लियामेंटेरियन की, और आपको पता है कि हमारी 115 सीटों में से 92 एमपीएस हम जीत चुके हैं, 92 नहीं 103-4 जीत चुके हैं, बाकी तो फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो हमसे ले लिए गए हैं। तो इतनी बड़ी मेजोरिटी के अंदर जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर साहब से भी किसी की नाराजगी होगी, मिनिस्टर साहबान से भी होगी, पार्टी तंजीम से भी होगी। तो ये एक लाइजॉन के तौर पे जो है ये कमेटी बनी है, जिसकी भी कोई नाराजगी है, लेकिन नाराजगी का बिल्कुल ये भी मकसद नहीं है कि उसे जो है इख्तिलाफात या उसे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या कोई पार्टी छोड़ेगा। इख्तिलाफात हर जगह पे होते हैं, नाराजगी हर जगह पे होती है, और उस नाराजगी को जो है इंशाअल्लाह ताला एक कमेटी उसके साथ बैठ के उसको दूर करेगी। अच्छा, आपकी इलेक्शन कैंपेन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कैसी जारी है, और आपका इत्तेहाद वहां पे एमडब्ल्यूएम के साथ है या किसी और जमात के साथ भी कोई इत्तेहाद वगैरह किया आपने? देखिए, अभी तक जो हमारा इत्तेहाद है वो तो वही एमडब्ल्यूएम के साथ है। उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, कुछ सीटें भी हम उनको दे चुके हैं। कैंपेन तो आपको पता है कि लोग अपने तौर पे निकल रहे हैं, लोगों के अंदर बड़ा जोश और खरोश है। कल आपने शायद वो एक सर्वे भी देखा होगा शाहजेब खानजादा के शो में, जो उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रहा है सीटों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो है शहबाज शरीफ के लोग जा सकते हैं, उनके ऐलानात हो सकते हैं, अमीर मकाम जा सकता है, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रिबाज जा सकता है, अपना जो है अब्बासी साहब वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो है इनके बेशुमार लोग वहां पे ऐलानात हो सकते हैं, पीएचडीपी के ऐलानात, रकम फंड्स के ऐलानात, क्या कुछ नहीं हो सकता। बस सिर्फ एक तहरीक इंसाफ जो है उसको जो ना ये निशान देते हैं 8 मई की तरह, यहाँ पे भी निशान छीना गया। दूसरी पार्टी को जो है उनके प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि वो फिर एक निशान आ रहा था। जुनैद अकबर साहब वहां पे गए, उनके साथ वही गुंडागर्दी पुलिस की गई, वो भी उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद जो है 5-6 हजार पुलिस के लोग भी वहां पे भेजे गए हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की कॉल भी नहीं सुनी जाती। हमारे जो लोग जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से बाय रोड, उनको बॉर्डर के ऊपर रोका जाता है। जो बाइयर जाते हैं असद कैसर साहब, उनके लिए जो है पुलिस खड़ी करा के जो है उनको नहीं जाने दिया जाता। तो वहां पे फुल फ्लेज एक प्री पोल रैगिंग जारी है, और वही फॉर्म 47 का जो एपिसोड है वो दोहराया जा रहा है। ग्राउंड के ऊपर हमारे जो कैंडिडेट्स है जबरदस्त तरीके से वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के बड़े गयूर गैरतमंद हमारे लोग हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अपने वोट से जो बैलेट बॉक्स है वो भी पूरा करेंगे, फुल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस बैलेट बॉक्स की और फॉर्म 47 की हिफाजत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में जरा बताइएगा मीना खान साहब, आजकल खबरें आ रही हैं कि पीछे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोग हुकूमत के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत से? किसी लेवल के ऊपर आप लोगों की एंगेजमेंट है इस वक्त? देखिए, जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, वजीर आला साहब की बात है, तो वजीर आला साहब की तो इस वक्त किसी का साथ कोई डायलॉग्स, कोई एंगेजमेंट नहीं है। अलबत्ता चेयरमैन इमरान खान साहब ने डायलॉग्स, मुज़ाकरात और इंगेजमेंट का इख्तियार जो है वो दिया था अपना महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर राजा साहब की। तो उनके पास इख्तियार है कि अगर कोई उनके साथ इंगेज करना चाहे, उनके साथ डायलॉग करना चाहे, बात करना चाहे। चेयरमैन इमरान खान साहब भी पहले दिन से इसके हक में हैं कि अगर कोई बामानी मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहे वो बिल्कुल कर सकते हैं, और उन्हें लोग भी नॉमिनेट किया है। मतलब शर्त यह है कि उन लोगों के पास इख्तियार हो, बाइख्तियार हो, वो फिर पूछ के ना बताए किसी और से। तो जो भी करना चाहता है, हम तो चाहते हैं कि डायलॉग हो, और पाकिस्तान जो है इन जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है, जिन बहरानों का सामना कर रहा है, तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है जो मौजूदा रिजीम है इनसे संभल नहीं पा रहा, इनका फेलियर है,
तो होना तो ये चाहिए कि कौम का मकबूल लीडर जिसके ऊपर पूरी कौम एतमाद करती है, उनके साथ मुज़ाकरात किया जाए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए। ठीक है मीना खान अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त किसी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैशत की बात करें तो आजकल हर कोई इंतजार कर रहा है बजट का। बजट कब आएगा, बजट में क्या है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ और भी मैशत से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सारे मामला पे गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हर कोई पूछ रहा है बजट कब आएगा, पहले तो ये तो बताएंगे क्या क्या इरादा हुकूमत का। मतलब जो टेंटेटिव डेट है वो तो 5 जून की है। आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो गई है जिसमें अगले माली साल का तरक्याती बजट सूबों का और वफाकी हुकूमत का और जो अगले साल के मुआशी अहदाफ हैं, जीडीपी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारे आज अप्रूव हो गए हैं। 2 दिन बाद नेशनल इकनॉमिक काउंसिल हो जाएगी वज़ीर आज़म की सरबराही में, और जो प्लान है इनका अभी तक 4 जून को सर्वे आ जाएगा और 5 को टेंटेटिवली बजट प्लान है इनका। लेट्स सी उसमें कुछ चेंज आती है। चैलेंज क्या लग रहा है आपको हुकूमत के लिए? चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि खुश किसको करना है, अवाम को करना है या आईएमएफ को करना है। और अभी तक जो गवर्नमेंट का जो मजबूरी है वो आईएमएफ को खुश करने की है, दिल में ख्वाहिश है कि अवाम को भी खुश कर दे। तो इसी चक्कर में ना अभी तक इनके बजट के नंबर्स बैलेंस नहीं हो रहे। कभी कोशिश अवाम को खुश करने की करते हैं अंदर बैठे मीटिंग्स के अंदर, और कभी आईएमएफ को करने की खुश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए चीजें दरमियान में अभी तक लटकी है। अच्छा, ये वैसे राना साहब आप तो अरसा दराज से बजट कवर कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है मेरे ख्याल में, शायद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका तसलसल रहा ये सिस्टम जब से चल रहा है। आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि एक चीज जब तसलसल से चलती रहती है तो वो थोड़ी सी चीजें जिसे कहते हैं ना रिदम में आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों के अंदर बेहतरी आती है। आपको लगता है कि वो बेहतरी आपको सिस्टम के अंदर जो मौशी हमारा सिस्टम है वो नजर आ रही है, या कोई अभी भी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं? देखिए 5 साल की जो काबीना होती है, 5 साल की जो पार्लियामेंट होती है, और जो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका मकसद क्या है? चूंकि पाकिस्तान में कभी शायद ही किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए हुए, ये भी बीच में 7-8 माह के गैप के बाद दोबारा आए हैं, लेकिन बजट भी केयर टेकर का यही देके गए थे। और केयर टेकर्स ने जो आईएमएफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था वो भी यही हुकूमत फाइनल करके गई थी, और फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म भी आईएमएफ का फाइनल किया, फिर आके एक लंबे वाला 3 साल वाला प्रोग्राम भी ले लिया। इस वक्त होता यह है कि अमूमी तौर पर जब कोई सरकार 5 साल के लिए इख्तिदार में होती है तो पहला जो साल होता है ना, वो तो बड़ा सख्त साल होता है। उसमें अपने जितने भी सख्त फैसले करने होते हैं, जो कि इन्होंने 2022 में आके किए, फिर 2023 में भी वो इसी की कॉन्टिन्यूएशन थी। मसला ये हो गया कि अभी जो आप सही कह रहे हैं इफेक्टिवली, तो इनका 5वां बजट है ना, बीच में 8 माह का पीरियड निकाल दो जिसका बजट भी इन्होंने दिया था। तो जो पहले साल के सख्त फैसले थे उसी तरह के फैसले ये अभी भी कर रहे हैं। तो होता यह है कि पहले 2 साल आपने मुश्किल फैसले किए, तीसरे साल में आपकी इकोनॉमी वहां पे जाके खड़ी हो जाती है जहां पे आप इकोनॉमी को ग्रो भी करवा सकते हैं, नौकरियां भी पैदा कर सकते हैं, और बगैर कोई बैरूनी किस्म का कोई चैलेंज एक्सटर्नल अकाउंट्स का वो क्रिएट किए हुए, बगैर कोई बजट का खसारा क्रिएट किए हुए बड़ा, बगैर कोई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कि जी आईएमएफ के बगैर आप निज़ाम नहीं चला सकते, तो तीसरे साल जाके आपका सिस्टम स्टेबल हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इनका सिस्टम 4थे साल भी स्टेबल नहीं हुआ। यही वजह है कि जो 5वां बजट ये देने जा रहे हैं, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का तीसरा और इस प्राइम मिनिस्टर का 5वां बजट, वो उसमें आपको उसी किस्म का रंग नजर आएगा जो पहले और दूसरे बजट का था। क्योंकि टाइट एक जो फिस्कल पाथ है, सख्त इनके पास एक रास्ता इन्होंने मुआशी लिया हुआ है जिसमें आईएमएफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा पूरी हो रही है नए कर्जे लेने के लिए, क्योंकि बरामदात नहीं बढ़ा सके, क्योंकि उस तरीके से आप अपनी जो आपका गवर्नमेंट का हुकूमत का जो इन्हिसार है दूसरे ममालिक के ऊपर, दूसरे गैर मुल्की जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कम नहीं कर सके। तो वो तसलसल जो 5वां बजट है वो पहले बजट का ही तसलसल लग रहा है इस वक्त। अच्छा, अब जैसा आपने कहा कि बरामदात नहीं बढ़ा सके, फिर बहुत सारी कहा गया कि एफडीआई आएगी, उसकी वजह से चीजें बेहतर होंगी, क्या वहां पे भी जो वो सारे फेलियर हैं? अब ये कहा जा रहा है कि जी 50 साल की कम तरीन सतह पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स आपकी बड़ी कम है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन 2023-24 का माली साल जो था, जो इस हुकूमत का पहला और वज़ीर आज़म साहब का तीसरा माली साल बनता है, उसमें तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी वो इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी वो 50 साल तारीख पे गिर गई थी। उसके बाद थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई, और इस साल तो ऑलमोस्ट ये स्टैग्नेंट रही, उसमें बेहतरी नहीं आई। तो अगर आप इस साल का भी जो 10 माह का अभी तक नंबर अवेलेबल है, इस माली साल का 12 माह में से गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन 1/3 कमी हो चुकी है। एफपीआर के जो टैक्स के अहदाफ हैं वो
11 माह में उसमें हदफ से बहुत पीछे जा रहे हैं और पूरा साल का जो हदफ होगा उससे ये कोई 1000 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल करने जा रहे हैं। बरामदात में पहले 10 माह के अंदर कुछ 7% कमी हुई है बजाय के बढ़ने के। यही वजह है कि इनके जो IMF के जो क्लचेज हैं उससे इनकी बैसाखियों से जान नहीं छूट रही। तो जब आप एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ा सके, रेमिटेंसेज जो है वो आपके लिए एक ही सहारा बचे आपका मुल्क का निजाम चलाने के लिए और दिवालिया होने से बचने के लिए, और अखराजात कम नहीं किया आपने, दबा के टैक्सेस लगाए जिससे आवाम की चीखें निकल गई, जिसका असर आपने बजट में देख लिया। शॉपिंग उस तरीके से नहीं हुई, कुर्बानी उस तरीके से नहीं हुई। तो फिर एग्जैक्टली कोई भी हुकूमत होगी उस जगह पे खड़ी होगी जहां पे आज ये हुकूमत खड़ी हुई है, जहां पे महंगाई, बेरोजगारी और आमदन में जो अदम मसावात है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन पास्ट फ्यू डेकेड्स। अच्छा, एक और चीज कही जाती है शहबाज कि ये जान कैसा किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत फिलहाल इकोनॉमी के अंदर उस तरह का बूम नहीं लाना चाहती कि बूम हो फिर बस्ट हो, आराम आराम से धीरे धीरे चीजों को चलाया जा रहा है ऑन पर्पस, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आए। मेरा ख्याल कोई भी हुकूमत और कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जानबूझ को तो आवाम को तकलीफ नहीं देगा। अब हो क्या रहा है असल में, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो आज एहसन इकबाल ने भी बात की है कि जी उन्होंने कहा जी कि हम 6% ग्रोथ यूं करके ले लेंगे, लेकिन उससे फिर दरामदात बढ़ जाएंगी, उससे फिर आपके जो है वो कर्जे बढ़ जाएंगे और फिर एक क्राइसिस आएगा और फिर आप IMF की गोद में चले जाएंगे। तो इसका एक और भी मतलब है, इसका मतलब यह है कि पिछले 4 साल में ना ये सरमायाकारी बढ़ा सके, ना ये सेविंग्स को बढ़ा सके, ना ये GDP ग्रोथ सस्टेनेबल कर सके, क्योंकि सरमायाकारी और सेविंग्स नहीं बढ़ी। जब सरमायाकारी और सेविंग्स नहीं बढ़ी तो सस्टेनेबल GDP ग्रोथ नहीं होगी। जब सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी तो आप क्राइसिस में चले जाओगे। तो फिर हल क्या बचा आपके पास कि आप 3.5-4% के ऊपर कछुए की रफ्तार के ऊपर चलते जाएंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे और चले जाएंगे। जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन ये इनकी नाकामी जरूरी रही है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो क्रॉनिक इल्स है ना, उसको ये एड्रेस नहीं कर सके, तो ऑक्सीजन के ऊपर निजाम चला रहे हैं। अच्छा, अब जो कहा जाता है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हो सकता है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो? अतर साहब आप सीरियस आप एंकर पर्सन, आप मजाक क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि बस अब हमने जान छुड़वा लेनी। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकॉर्ड कई दफा कह चुके हैं ये आखिरी प्रोग्राम है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन इस माली साल, ये जो अगला माली साल शुरू होने वाला है, इसमें पाकिस्तान की जो गैर मुल्की जरूरियात जो IMF ने बताई हैं वो 21 अरब डॉलर है। ठीक है, अगला माली साल इसके बाद वाला 2027-28 वाला मैं बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट का चौथा साल होगा इस टेन्योर का, और वैसे आप अंदाजा कर लें वो कितना बनता है। तो उसके लिए जो गैर मुल्की जरूरियात है कर्जों की जो IMF ने दिखाई है वो 30 अरब डॉलर है। ये जो अभी साल नया शुरू होने वाला है 21 अरब डॉलर, उससे अगले साल, और ये इस साल आपका जो है सितंबर 2027 में IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और वो वाला साल होगा जिसमें IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उस साल की जरूरियात 30 अरब डॉलर है। अब इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 30 अरब डॉलर की, आप क्या एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे उसके ऊपर 40-45 अरब डॉलर के ऊपर एक साल के अंदर? अगले साल का हदफ इन्होंने 32 अरब डॉलर रखा हुआ है। क्या आप रेमिटेंसेस को 50 अरब डॉलर से ऊपर ले जाएंगे? तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, आपकी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ रही और 30 अरब डॉलर की गैर मुल्की जरूरियात कर्जों की IMF बता रहा है, तो फिर आखिरी प्रोग्राम कैसे होगा? तो अगर ये सितंबर 2027 के बाद IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उसका एक ही मतलब है, ये डिले कर रहे हैं, जो हर हुकूमत इलेक्शन से पहले करती है। तो अगर ये फौरी चले जाते हैं तो फिर आखिरी नहीं है। वो डिले करने का फिर फायदा ये होगा कि थोड़ा रिलीफ वगैरह दे सकेंगे और फिर एक नए सिरे से पटाखा पड़ता है जो हर साल का आपका साइकिल चल रहा है। तो ये फिर जो 4 साल की तकलीफ है जो आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं वो जाया हो जाएगी। अच्छा, आपने जो कहा कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, अभी भी 33, 34, 35 इस अरब सालाना डॉलर के ऊपर हम हैं। उस दिन मैं अदादो शुमार देख रहा था कि सन 2000 में हम करते थे तकरीबन 8-9 अरब सालाना और भारत करता था 50-55 अरब सालाना। आज उनकी एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर है सालाना और हमारी 35, 34, 33 इस पे फंसी हुई है। क्या वजह है? इतना ज्यादा एम्फसाइज भी हमें नजर आया, SIFC बनी, यहाँ पे वफ्द आए, MOU साइन हुए, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई किया होगा ना कि इशू क्या है। अगर काज़मी साहब, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है भारत को देते हैं और भारत की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान ले आए, तो आपको नंबर्स मुख्तलिफ नजर आएंगे। आप पाकिस्तान के नंबर्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और भारत के खराब होना शुरू हो जाएंगे। SIFC को नाकाम किसी ने नहीं किया सिवाय पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने। ये जो होता है ना इक़्तिदार और जो कंट्रोल, फाइल के ऊपर कंट्रोल, हर चीज के ऊपर कंट्रोल, उससे मुल्क का निजाम नहीं चलता। मैं ये बरमला ये बात कहता हूं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या उनसे पहले उनके जो प्रीडिसेसर्स थे, वो क्यों चाहेगा कि वो अपनी आवाम को तकलीफ में रखे? वो क्यों चाहेगा कि उसकी पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो या कम हो? तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल थी, ये एक बेस्ट एफर्ट थी जो गवर्नमेंट कर सकती थी, जिसमें इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उसके बावजूद आपकी गैर मुल्की सरमायाकारी नेगेटिव जा रही है। एक मीटिंग हुई
मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चंद ही बंदे थे उस मीटिंग में, उसमें कुछ शिकायत हुई, एक गैर मुल्की कंपनी के कुछ इश्यूज थे, तो उस जो गैर मुल्की कंपनी या उनके नुमाइंदे थे उन्होंने हिंट किया जी कि फिर अगर ऐसा है तो फिर हम भी चले जाएंगे। तो आगे से जवाब है जहाँ इतने जा रहे हैं एक और सही माइंडसेट, जब तक आप माइंडसेट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ये हालात ये रहेंगे। एंड आई विल नॉट ब्लेम द पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप को आप एक चीज का ब्लेम कर सकते हैं कि जब वो देख रहे हैं कि ये ब्रोकरेज जो है मेरे लिए रुकावटें पैदा करे, उसको तब्दील करें और आगे चलें, वो ये नहीं कर रहे। अच्छा, आखिर में ये बताइए, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा मुमकिन है? अगर आपके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट कोई एक है तो उसमें इजाफा कर दिया जाए, अगर एक टैक्स कोड के तहत आपकी चीज जो है वो उस पर टैक्स 20 रुपए बनता था, वो टैक्स कोड चेंज कर दें, वो आपका रेट 20 की जगह 25 रुपए हो जाए, तो फिर क्या होगा? अगर पेट्रोलियम लेवी का आप हदफ बढ़ा दें तो फिर आप क्या करेंगे? नए टैक्स से मुराद इनकी ये कि क्या नया टैक्सिंग लगाएंगे? वो तो शायद ना लगाएं, हमें नहीं पता, बट अगर टैक्स के रेट्स में इजाफा करें तो उसको आप क्या कहेंगे? क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो 2.5 रुपए फी लीटर है इस वक्त, वो 1 जुलाई से वो 5 रुपए फी लीटर हो जाएगी। IMF के साथ आपके मुआहदे की शर्त है वो क्या टैक्स में इजाफा नहीं है? और वो पेट्रोल की कीमत पे उसका असर होगा। 2.5 रुपए आपकी बढ़ गई, 2.5 रुपए डीजल की बढ़ गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मुख्तलिफ और इनके प्रपोजल्स हैं टैक्स के, फॉर एग्जाम्पल विंडफॉल गेन टैक्स ऑयल सेक्टर के ऊपर लग जाता है, राइटली या रॉन्गली, वो एक बात नहीं हम करें, तो क्या वो भी एक टैक्स है ना? इस तरह और बहुत सारे टैक्सेस सिस्टम के अंदर जो है, अगर जो इस वक्त हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, गाड़ियां जो हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट अभी 8.5% और 13.25% है, और जो कंसेशन इन एनी केस जून 2026 को खत्म हो रही है, उसमें ये एक्सटेंशन नहीं देते उस कंसेशन में, तो अगर वो रेट 18% हो जाए तो गाड़ी तो महंगी हो जाएगी ना। तो इस तरह हर बजट में, सिर्फ इस बजट में नहीं, हर बजट में ऐसे बहुत सारे इकदाम होते हैं जहां पे टैक्स के रेट्स में रद्दोबदल किया जाता है, और हुकूमत कहती है हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, लेकिन आवाम के ऊपर बोझ पड़ जाता है। शहबाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।